हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी इस क्लास में करते हैं ईवीएस की थ्योरी। क्या करते हैं? थ्योरी करते हैं, उसके बाद में उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये है क्लास नंबर 6 और जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है पौधों या फिर पेड़ पौधे। इससे पहले हम लोग अपने 3 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। पहला चैप्टर हम लोगों ने किया था परिवार एवं मित्र, दूसरा चैप्टर था वो था कार्य एवं खेल, तीसरा चैप्टर था जंतु या फिर जानवर। जितने भी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं सभी से 1-2 क्वेश्चन आपके बनेंगे और आपको 15 से 16 यानी कि 20 क्वेश्चन तक ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और कम से कम आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए सभी लोग अपने साथियों के पास में। वो लोग देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप लोगों को करना है शेयर। तो आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी के पास में। फिर हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ से आपको कम से कम 3 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर देखने को मिल सकते हैं पेड़ पौधों से संबंधित। तो चलिए देखते हैं, क्लास को करते हैं शुरू। लिखा है पौधे, इनकी परिभाषा दी गई है कि पौधे किसे कहते हैं। लिखा है विविधता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? विविधता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे अपने दिमाग में। क्वेश्चन बन सकता है कि पेड़ पौधों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। तो पेड़ पौधों का जो है वर्गीकरण विविधता के आधार पर किया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग। लिखा है जैसे तने का पतला होना, मोटा होना, पत्ती का रंग, आकार और पत्ती के किनारे गोल हैं, लंबे हैं या फिर चौड़े हैं। तो इन सब के आधार पर पौधे का वर्गीकरण किया जाता है कि पौधे का जो तना है वो कैसा है, मोटा है या फिर पतला है। नीचे आइए आप लोग, ये देखिए चित्र नंबर 1 देखिए इधर साइड में। ये देखिए ये जो पेड़ है जिस बच्चे पकड़ के खड़े हुए हैं कितना मोटा तने का है, और एक लड़का इधर देखिए अकेले एक पेड़ को खड़ा है पकड़ के, ये तना कैसा है, बहुत ही पतला है। तो पेड़ों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? पेड़ का तना मोटा है या फिर पतला है, उसके पत्ते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कुछ पेड़ों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। गेंदे का पौधा कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है, और उसके तने कैसे होते हैं? बहुत ही पतले होते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा लिखा हुआ है दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। नीम का पेड़ कैसा होता है? बहुत ही बड़ा होता है और उसका तना बहुत ही मोटा होता है। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि पौधे कैसे कैसे होते हैं और उन्हीं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अब चलते हैं हम आगे। आगे इनकी पत्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, कैसी कैसी पत्तियां होती हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये आपके सामने नीम की पत्ती दी गई है, देखिए नीम की पत्ती कैसी है, लंबी है और कटी हुई होती है। जबकि यहाँ पे ये देखिए कमल का पत्ता दिया गया है, ये देखिए कैसा है, गोल है और कटिंगदार है। ये देखिए पीपल का पत्ता कैसा है, गोल होने के बाद में इसकी एक पूंछ सी निकली है लंबी लंबी आगे की तरफ। इन्हीं सब के आधार पर जो है हमें क्या करना है, पेड़ों का या फिर पौधों का वर्गीकरण करना है। आप लोग इसको याद रखेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब चलते हैं अपने आगे। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि विविधता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे तने का पतला होना, मोटा होना, पत्ती का रंग, पत्ती का आकार और पत्ती के किनारे लंबे चौड़े होना, इन सब के आधार पर किया जाता है। पत्ती का रंग भी देखिए आप लोग, कितने प्रकार की पत्तियां यहाँ पर, जिनमें रंग अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कोई पीली है तो कोई लाल है, कोई गुलाबी है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही हैं। पत्तियों का रंग है, उनका प्रकार है, उनकी बनावट है, इसके आधार पर पेड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। आगे दिया है बीज। आगे देखिए बीज के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है बीज अंकुरण के लिए पानी, हवा व ताप चाहिए। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बना है आपके एनसीईआरटी बुक से, आपके सीटेट के एग्जाम में, कि बीज को अंकुरण करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो ऑप्शन में लिखा रहा होगा आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जहाँ पे पानी, हवा और ताप लिखा होगा आपको वही ऑप्शन सही करना है। बाकी कई सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको सब काटने हैं। बीज अंकुरण के लिए पानी चाहिए होता है और हवा व ताप चाहिए होता है, उसके बाद में ही क्या करता है, बीज अंकुरित होता है। नीचे देखिए जो हमने पिक लगाई है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक बीज को रखा गया ज़मीन के अंदर, उसके बाद में उसमें से अंकुर निकल रहा है। तो इस प्रकार से उसको क्या चाहिए होता है, पानी, हवा और ताप चाहिए होता है, तभी बीज में से अंकुर निकलता है। लिखा है 10 से 12 दिनों में अंकुरण होता है। मूल अंकुर पहले निकलता है, जिन्हें मूल रोम भी कहते हैं। यह मिट्टी को जकड़े रहती है। सबसे पहले क्या निकलता है? सबसे पहले 10 से 12 दिनों में निकलता है मूल अंकुर। ये देखिए निकल रहा है मूल अंकुर, ये नीचे की तरफ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़ भी कह सकते हैं, और ये मिट्टी को जकड़े रहती है। जो सबसे पहले निकलता है मूल अंकुर।
ये देखिए यहाँ पर कई सारे मूलांकुर बन गए और मिट्टी को जकड़ दिया एकदम से, फैल करके जड़ें जो इसकी हैं, और ऊपर की तरफ ये देखिए इसका तना चला गया और यहाँ से ये पत्तियाँ निकल आई हैं। तो ये होता है बीज के बारे में। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछता है आपके एनसीईआरटी बुक से कि बीज को अंकुरित होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप लोग याद रखेंगे, हवा और पानी, ताप, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबे पौधा होता है या फिर पौधे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। आपकी बार जो आपका एग्जाम हुआ था 2021 और 22 में सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका हुआ था, उसमें हर शिफ्ट में अधिकतर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, रेगिस्तानी ओक वाला। तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा और लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबे होते हैं, जिनकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियाँ कम होती हैं। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 फुट तक होती है, लेकिन जो इनकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर कितने फुट तक जाती हैं? लगभग 300 फुट तक चली जाती हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है स्टेटमेंट। आगे लिखा है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। 30 गुना लंबी किस प्रकार से हो गई? अगर कोई पेड़ 10 फुट का है और उसकी जड़ें 300 फुट गहरे तक जाएंगी, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ था, तो कितने हो गए? 30 गुना हो गई या फिर नहीं हो गई? तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक नाम का पौधा, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। पानी क्यों इकट्ठा रहता है? क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके में पेड़ उगता है। जब तक इसकी जड़ों को पानी मिलता नहीं है, जब तक इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर जाती रहती हैं, धंसती रहती हैं, और जब पानी मिल जाता है तो इनकी जड़ें क्या करती हैं? पानी को खींच खींच कर अपने तने के अंदर एकत्र करती रहती हैं। और जब यहाँ के लोगों को जल की आवश्यकता होती है, तो जिनको पता है कि रेगिस्तान ओक के तने में जल पाया जाता है, वो लोग पेड़ के तने को काट करके उसके अंदर नली डाल करके पानी निकालते हैं। चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये सूखे पत्ते से चित्र बनाते थे। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में चित्र बने हुए थे पत्तों से, जो हमने पिक आपके सामने लगाई है। तो ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि सूखे पत्तों से चित्र कौन बनाया करते थे। तो याद रखना विष्णु चिंचालकर। ये कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, इंदौर के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश क्या है? एक प्रदेश है, और जिसका एक शहर है इंदौर। यहाँ के रहने वाले थे विष्णु चिंचालकर, जो कि सूखे पत्ते से, देखिए ये देखिए गणेश का चित्र आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे ये चूहा के रूप में कुछ बना है, और ये एक चिड़िया है। ये देखिए, ये 3 चित्र आपको दिख रहे होंगे। ये सभी के सभी किससे बनाए गए हैं? पत्तों से बनाए गए हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से हमने कटिंग लगाई है आपके सामने। आगे चलते हैं। पॉइंट याद रखें, याद जरूर रखिएगा विष्णु चिंचालकर के बारे में। ये सूखे पत्ते से चित्र बनाया करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं। लिखा है पौधों को पानी देने से मुरझाए पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। अगर कोई वृक्ष ऐसा है जिसकी पत्तियां सूख गई हैं, तो फिर वो क्या करेगा? पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे की पत्ती किस प्रकार से होनी चाहिए? हरी होनी चाहिए। तभी उस पौधे में जो है क्षमता आएगी भोजन बनाने की, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने की। तो जब कोई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो उनमें पानी देने से क्या होता है? उनकी पत्तियां हरी हो जाती हैं और उनके अंदर दोबारा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। पौधा अपना भोजन बनाने लग जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे लिखा है फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी ये पार्क है, नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में बना है, कई बार मिलान करने के लिए बना है, जिससे कि 4 पार्क दिए जाएंगे आपको और बोला जाएगा कि इनका मिलान कीजिए। तो फूलों की घाटी आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीटेट के एग्जाम में हो गया या फिर इसके बाद के कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड, आप लोग इसको याद रखना। अब चलते हैं आगे। आगे लिखा है मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। इसमें चावल के घोल में रंग, नील, हल्दी मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो हमारी क्लास चल रही है एनसीईआरटी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, यानी कि बुक से वो चैप्टर कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं, और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना रहे हैं तो आपको हमारे नोट्स बिल्कुल सेम टू सेम बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, जो कि मात्र 100 रुपये में मिलेंगे आपको ईवीएस के। आप लोग खरीद सकते हैं मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करके 100 रुपये में ईवीएस के बेहतरीन नोट्स। तो आज की जो हमारी क्लास 6 है, इससे पहले कि अगर आप लोगों ने 5 क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर देखेगा, आपको कई सारे नंबरों का फ़ायदा हो सकता है यहाँ से। अभी जो हम बात कर रहे हैं
मधुबनी चित्रकला की। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? बिहार के मधुबनी जिले की है। क्वेश्चन बहुत बार बना यहाँ से है। मधुबनी कहाँ पर है? बिहार का एक जिला है मधुबनी, यहाँ की ये चित्रकला बहुत फेमस है मधुबनी। इसमें चावल का जो घोल होता है, यानी कि चावल को भिगो करके उसको बांट लिया जाता है। उसके बाद में वाइट सा घोल तैयार होता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, नील मिला करके नीला कलर बनाते हैं। बाकी जो भी कलर इनको मिलाना होता है, ये पेड़ों की पत्ती या फिर उनके फूलों का प्रयोग करते हैं कलर बनाने के लिए। यानी कि ये जो कलर का प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक कलर होते हैं, नेचुरल कलर। फूलों की पत्तियां हो गई या फिर फूल हो गए या फिर नील हो गया, इन्हीं का प्रयोग करके मधुबनी जो कला होती है उसके रंग भरे जाते हैं। ये देखिए आपके सामने कितनी बेहतरीन कलाकृति बनी हुई है। मधुबनी बिहार की कला है, आप लोग इसको याद रखेंगे। मधुबनी जिला है बिहार में, वहाँ पर बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग, बहुत ही फेमस है ये। उम्मीद है अब तक आप लोग इसको देख चुके होंगे और आप लोग याद भी कर चुके होंगे। मधुबनी कहाँ की कला है? बिहार की है, मधुबनी जिला की। और इसमें चावल के घोल से रंग बनाए जाते हैं। चावल का घोल, उसी में आपको हल्दी मिला करके पीला रंग बना लेते हैं, नील मिला करके नीला रंग। बाकी अगर लाल रंग मिलाना है तो लाल कलर के फूलों को पीस करके इनमें मिला लिया जाता है चावल के घोल में, तो लाल कलर बन जाता है। इसी प्रकार से हरा पत्ती, जैसे कोई अगर इनको हरा रंग बनाना है तो पत्तियाँ पीस करके मिला लेते तो हरा रंग बन जाता है। कहने का मतलब है सारे के सारे रंग कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कचनार के फूल की सब्जी। जितनी भी हम थ्योरी कर रहे हैं आज, वो सब पेड़ पौधे से संबंधित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। पेड़ और पौधे नामक आज जो हमारा पाठ है वो चल रहा है, इसीलिए जितने भी थ्योरी आज हो रही है वो सब पेड़ पौधों से संबंधित रहने वाली है। लिखा है कचनार के फूल की सब्जी यूपी में कहाँ पर खाई जाती है? कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है यूपी में। ये देखिए आपके सामने कचनार का फूल, पहली स्लाइड जो है वो है कचनार के फूल की। आगे लिखा है केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। ये देखिए केले का फूल है, इसकी सब्जी खाई जाती है कहाँ पर? केरल में। उसके बाद लिखा है महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। क्वेश्चन बहुत बार बनता है, 10वीं बार 20वीं बार बन चुका है, मिलान करने के लिए बना है। एक तरफ दिया गया होगा कचनार, केले के फूल और सहजन का फूल, दूसरी तरफ दिया जाएगा यूपी, केरल और महाराष्ट्र। फिर बोलेगा मिलान कीजिए, इसके आंसर दिए गए होंगे जोड़े में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, लेकिन आपको ये सब याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खाया जाता है कचनार के फूल की सब्जी, जबकि केरल में खाई जाती है केले के फूल की सब्जी, और महाराष्ट्र में खाए जाते हैं सहजन के फूल के पकौड़े। आप लोग याद रखेंगे, इसीलिए हम लोग चित्र के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें याद हो सकें और आपके दिमाग में डायरेक्ट जा करके क्लिक कर सकें। आगे लिखा है इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनेगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। इत्र व केवड़ा किससे बनाया जाता है? चमेली व गुलाब से बनाए जाते हैं इत्र व केवड़ा। याद हो गया? तो चलते हैं आगे। लिखा है उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि इत्र व केवड़ा बनता किससे है? तो किससे बनता है? चमेली व गुलाब से बनाए जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? इत्र व केवड़ा। अब ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा बनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कन्नौज, वहाँ पर आपको इत्र सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसी के लिए फेमस है, कन्नौज जो जिला है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको याद हो गई होंगी। इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं, और ये उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला में इसके लिए मशहूर है, इत्र व केवड़ा के लिए। नीचे देखिए आपको चमेली का फूल दिया गया है, ये देखिए व्हाइट वाला चमेली का फूल है, और ये रेड वाला गुलाब का फूल, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चमेली व गुलाब का फूल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? इत्र व केवड़ा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नीचे देखिए दूसरी हेडिंग लिखिए रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। जो फूल रात में खिलते हैं, जैसे कि रात रानी का फूल हो गया, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये सब रात में खिलते हैं तो कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं और सुगंधित होते हैं। रात में खिलने वाले फूल जो हैं अधिकतर कैसे होंगे? वाइट होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए और सफ़ेद दिया गया होगा तो आप लोग सफ़ेद पर ही क्लिक करेंगे, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने आगे, देखते हैं। लिखा है केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। किसको कहते हैं? मसालों का राज्य। कई बार क्वेश्चन बनता है, कहते हैं केरल को। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मसाला होता है वो होता है इलायची, आपको देखने को मिल जाएगी। इलायची हो गई, लौंग हो गई, और क्या हो गई? काली मिर्च हो गई। ये सारी चीज़ें केरल में बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है या फिर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे, जितने भी हम लोग करते हैं अपनी थ्योरी में, वही चीज़ करते हैं, वही थ्योरी करते हैं जो कई बार आपके एग्जाम में बन चुकी है। ऐसे बेकार की कोई चीज़ लेकर के नहीं आते हैं कि आपका टाइम पास करें आकर के। आगे लिखा है खेलवनिका गांव कर्नाटक में है। कौन सा गांव है? खेलवनिका एक गांव है जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यहाँ प्याज की खेती होती है। यहाँ पर क्या होती है? प्याज की खेती की जाती है। खेलवनिका गांव जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर प्याज की खेती की जाती है। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है।
प्याज कब उगाई जाती है? प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है और सबसे ज़्यादा खेती होती कहाँ पर है? खेलवनिका गांव कर्नाटक में। यहाँ पर जुलाई माह में प्याज उगाया जाता है या फिर उगाई जाती है, याद रखिएगा ये पॉइंट। नीचे लिखा है खुरपी द्वारा फसल की खरपतवार को निकाला जाता है। सभी को पता होगा कि खुरपी के द्वारा ही कोई चीज़ हम बोते हैं अपनी फसल, उसमें जो घास आ जाती है या फिर खरपतवार आती है उसको निकालने के लिए हम खुरपी का प्रयोग करते हैं। ये देखिए नीचे खुरपी है और ये देखिए खरपतवार को निकाला जा रहा है। ये देखिए एक व्यक्ति जो है वो घास को निकाल रहा है खुरपी के माध्यम से। तो इस प्रकार से खरपतवार को निकाला जाता है खुरपी के माध्यम से। यहाँ पर आपको प्याज की फसल दी गई है, उसके बाद में इसको निकाल लिया गया है। ये देखिए ढेर लगा हुआ है प्याज का। तो दोनों के दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। पहला पॉइंट है खेलवनिका गांव कर्नाटक में है, यहाँ प्याज की खेती होती है। प्याज सबसे ज़्यादा जुलाई माह में उगाई जाती है यहाँ पर। कहाँ पर? खेलवनिका कर्नाटक में। नीचे दिया गया था खुरपी के द्वारा फसल की खरपतवार को निकाला जाता है। ऑप्शन दिए रहेंगे कई सारे, हल के द्वारा दिया गया होगा और फावड़ा दिया गया होगा आपको, या फिर और भी कुछ कुदाल दी गई होगी, लेकिन आपको याद रखना है ऑप्शन आपको खुरपी सेलेक्ट करना पड़ेगा जब भी खरपतवार निकालने के लिए आएगा। तो अगली जो स्लाइड है वो है सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं खेजड़ी वृक्ष से संबंधित, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अमृता देवी बिश्नोई कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए स्वयं के साथ महिलाओं को लेकर के बलिदान कर दिया था कि हमारे वृक्ष ना काटे जाएं। तो ये देखिए आपके सामने पिक्चर लगी हुई है, नीचे आप लोग इनको देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने अपना बलिदान और अपने साथ में 363 महिलाओं का बलिदान दे दिया था वृक्षों को बचाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से सबसे पहले चीज़ पूछी जाएगी कि अमृता देवी बिश्नोई किससे संबंधित हैं, तो आप लोग याद रखेंगे अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों का संरक्षण किया था सबसे पहले, अमृता देवी बिश्नोई ने। इनके नाम से यहाँ पर मेला भी लगाया जाता है जोधपुर में, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और जो चित्र हैं उनको भी देख लिया होगा। चलते हैं आगे। आगे देखिए लिखा है खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो पेड़ होते हैं खेजड़ी के, ये रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। इनकी छाल दवा के काम या फिर प्रयोग में आती है। इनकी जो छाल होती है, खेजड़ी जो वृक्ष होता है इसकी छाल किसके काम में आती है? दवा के काम में आती है। इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, इसीलिए इन वृक्षों को काटा जा रहा था राजा के आदेश पर। अमृता देवी बिश्नोई भागते भागते आई और एक पेड़ से चिपक करके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि अगर इस वृक्ष को काटना है तो इस वृक्ष को काटने से पहले हमको काटना पड़ेगा। उनको देखते ही देखते और भी कई सारी स्त्रियां आ गईं और सभी एक एक पेड़ को पकड़ लिया और उनसे चिपक करके खड़ी हो गईं। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनके मंत्री थे राजा के, उन्होंने आदेश दे दिया कुल्हाड़ी चलाने का, और उनका आदेश पाके ही लकड़हारों ने क्या किया था? उन लोगों को मार दिया था, यानी कि पेड़ों को काटने लग गए थे और पेड़ से चिपक करके स्त्रियां खड़ी थी। तो 363 स्त्रियों को जब ये पेड़ काटे गए थे तो मार दिया गया था, यानी कि उनका बलिदान हो गया था वहाँ पर। तो आगे लिखा था खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, इनकी छाल दवा के काम आती है। देखिए उसके बाद में क्या लिखा है? अगर पेड़ हैं तो हमें, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर पेड़ हैं दुनिया पर तो ही हमें, हम बिना पेड़ और जानवर के नहीं रह सकते हैं, लेकिन जानवर और पेड़ जो हैं वो हमारे बिना रह सकते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें पेड़ और जानवरों का संरक्षण करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नीचे देखिए आपके सामने खेजड़ी का पेड़ दिख रहा है, यह रेगिस्तान में उगता है अधिकतर खेजड़ी का वृक्ष, और ये देखिए इसमें फली और इनकी ये पत्तियां हैं खेजड़ी की। इसकी छाल किसके काम में आती है? दवा के काम आती है। आगे लिखा है वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने 1941 में किया था। किसका आविष्कार इन्होंने किया था? जॉर्ज मेस्टल ने 1941 में वेलक्रो का आविष्कार किया था। ये होता क्या है चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने है वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है? जब आप सैंडल लेते हो तो इसमें चिपकाने वाला लगा होता है जो चिर चिर बोलता है, उसको बोलते हैं वेलक्रो। ये देखिए ये चिपक जाता है आपस में, जैसे कि इसको उठा करके आप यहाँ पे चिपकाओगे तो इसको बोलते हैं वेलक्रो। लिखा है यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे।
इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना। मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। कहने का मतलब है कि वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने किया था। उन्होंने किससे किया था? कई सारे बीज ऐसे होते हैं जो कि हमारे कपड़ों में या फिर हमारे शरीर में चिपक जाते हैं, उसको देख करके किया था। तो ये पॉइंट आपका हो गया होगा बिल्कुल क्लियर। आगे देखिए लिखा है, पुर्तगाली लोग मिर्च दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आए थे। कहाँ से लेकर के आए थे? दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आए थे मिर्च। नीचे लिखा है, भिंडी, गोभी और मटर भारत में अफ्रीका से आई थी। उसके बाद लिखा है, कोटरोन नामक पौधे द्वारा यह पता चलता है या फिर यह पता किया जाता है कि पौधों की सिंचाई कब करनी है। एक पौधा होता है जिसका नाम होता है क्रोटोन। जब पौधों को पानी की ज़रूरत होती है तब यह पौधा क्या होता है? सूखने लगता है, मुरझा जाता है, जिससे किसानों को पता चल जाता है कि अब हमारी फसल को पानी की ज़रूरत है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इस पेड़ का नाम क्या है? क्रोटोन। अब हम बात करते हैं, पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आए थे। भिंडी, गोभी और मटर भारत में कहाँ से आई थी? अफ्रीका से ही आई थी। देखते हैं यह कहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए एनसीईआरटी बुक में आपके एक चैप्टर दिया गया होगा, आलू मिर्ची चाय जी। ये देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आराम से पढ़िए। सबसे ऊपर से लिखा है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। अब देखिए लिखा है, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी, भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी काफ़ी भी। आगे लिखा है, नक्शे में यूरोप किधर है, वहीं से आए गोभी मटर, चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय जी। आगे देखिए क्या लिखा है, चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष। उसके बाद लिखा है, रोब जमाकर आई जी आलू मिर्ची चाय जी, बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी है। यहाँ से देखिए यहाँ तक जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये सब कैसी हैं? देसी हैं। कौन कौन सी चीज़ दी गई हैं? देखिए, बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडी मेथी है भाई बहन ये सब देसी। आगे लिखा है, भारत की पैदाइश जी कौन कहाँ से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। तो जब आप इस पाठ पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भिंडी, गोभी और मटर भारत में अफ्रीका से आई थी, और जबकि पुर्तगाली लोग जब हमारे भारत में आए थे तो ये लोग मिर्च को लेकर के आए थे अफ्रीका से। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई होंगी बिल्कुल क्लियर। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है दोनों चीज़ों के बारे में। एक तो था आपका ये वेलक्रो और दूसरा था कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, भिंडी, गोभी, आलू, अदरक। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी अब तक आपकी। इसके बाद में देखिए लिखा है, अगला जो आपका पॉइंट है अगली स्लाइड में क्या लिखा है, दाने को बाली से अलग करने हैं तो थ्रेशर का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किया जाता है, मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल काटने के बाद में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर गेहूं की फसल की खंदाई चल रही है, जिसमें क्या होता है, गेहूं को बाली से अलग किया जाता है थ्रेशरिंग के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नीचे वाला भी पॉइंट पढ़िए फिर समझ में आएगा आपका। नीचे लिखा है, निष्पावन यह विधि है जिसमें गेहूं के दाने को भूसे से उनकी घनता के आधार पर वायु द्वारा अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो गेहूं खांदा जा रहा है इसको कहते हैं थ्रेशरिंग, यानी कि गेहूं को बाली से अलग करना होता है थ्रेशरिंग। और अगर निष्पावन की बात करें तो ये होता है जब ये गेहूं खांदा जा रहा है तो नीचे देखिए थोड़ा बहुत कूड़ा, ये जो कूड़ा गिर जाता है उसी में गेहूं भी होते हैं, तो गेहूं से भूसे को अलग करना, क्या करना, गेहूं से भूसे को अलग करना कहलाता है निष्पावन। ये देखिए यहाँ पर एक औरत है जो कि क्या कर रही है, गेहूं को लेकर के सूप के माध्यम से नीचे की तरफ गिरा रही है, और जब हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है या फिर पंखे के द्वारा हवा चलाई जा रही है कह लीजिए, तो भूसा उड़ा जा रहा है एक तरफ और अनाज गिर रहा है एक तरफ, ढेर उसका लगता चला जा रहा है। तो जब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन बनता है निष्पावन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आप याद रखेंगे निष्पावन कहते हैं गेहूं से भूसा को निकालना या फिर भूसे से गेहूं को निकालना, ये होती है निष्पावन। और थ्रेशरिंग के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखेगा, बाली से दाने को निकालना कहलाता है थ्रेशरिंग,
और भूसे से गेहूँ को निकालना या गेहूँ से भूसे को निकालना कहलाता है निष्पावन। तो दोनों चीज़ें हो गई होंगी आपकी बिल्कुल क्लियर। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे आपको क्या करना है, अगर आपको हमारी सभी क्लासों की PDF चाहिए और आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लोगो आपके सामने है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे मास्टर्स अड्डा, तो इस प्रकार से लोगो बन के आएगा, उसी को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, आपको प्रीवियस ईयर के सभी पेपर आंसर की के साथ में मिलने वाले हैं, और आपको NCERT कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की सभी किताबें यहाँ पर मिल जाएंगी। और यूट्यूब पर होने वाली जितनी भी हमारी क्लासें होती हैं उनकी सारी की सारी PDF मिलने वाली हैं। और क्या मिलने वाला है, सीटेट परीक्षा के लिए तैयार किए गए बेहतरीन नोट्स हैं आपके, जैसे कि EVS हो गया, हिंदी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया। तो आपको तीनों अगर नोट्स आप ले रहे हैं अभी वर्तमान में तो आपको 200 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में हर नोट्स की कीमत 100 रुपये कर दी जाएगी, यानी तीनों नोट्स खरीदने के लिए आपको 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको नोट्स खरीदने हैं तो आप देर ना कीजिए, तुरंत जाइए हमारे मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप पर और हमारे इन कोर्सों को आप लोग बाय कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।